आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। दिल्ली धमाके के मामले को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है और जम्मू कश्मीर में लगातार इस पर बयानबाजी हो रही है, यानी बयानबाजी जो है तकरार एक तरह से बढ़ती जा रही है। एक तरफ बीजेपी घटना की कड़ी पड़ताल और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गैर बीजेपी यानी नॉन बीजेपी दल, खासतौर पर PDP के नेता केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के अपराध की सजा पूरे कश्मीर को न दी जाए। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुरक्षा और संवेदनशीलता के मुद्दे पर देश एकजुट होगा या फिर यह मामला भी राजनीतिक ध्रुवीकरण की भेंट चढ़ जाएगा। आज इसी को समझेंगे। तो दिल्ली धमाके के बाद लगातार कहीं ना कहीं कश्मीर में बयानबाजी हो रही है। आखिर यह बयानबाजी क्यों, और इस जैसे कई सवाल हैं। आप देखें कि PDP नेता इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कश्मीरी एक खतरनाक दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो बेहद ही चिंताजनक है। हम असल समस्या को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। और इधर बीजेपी ने यह कहा है कि PDP के नेता जब आतंकी मारे जाते हैं तो सबसे ज्यादा दुख इसे PDP के लीडरों को होता है। आखिर इस तरह के बयानबाजी क्यों, आतंकवाद पर इस तरह की आखिर तकरार क्यों? क्योंकि दिल्ली धमाका राजनीतिक मोर्चे पर भी इस पर तापमान लगातार बढ़ रहा है। कश्मीर बीजेपी और गैर बीजेपी, जिस तरह से हमने बताया कि बीजेपी और नॉन बीजेपी जो पार्टीज हैं वो इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं। आखिर क्यों? और इसी बीच PDP समेत कई कश्मीरी नेता केंद्र से बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि एक शख्स की जो गलती है उसकी कीमत पूरे कश्मीर को ना चुकानी पड़े। ऐसे वक्त में जब देश सुरक्षा को लेकर सतर्क है, सवाल यह भी है कि क्या राजनीतिक टकराव मामले को और उलझाएगा या फिर सरकार और विपक्ष किसी साझा समझ की ओर बढ़ पाएंगे। आखिर इस पर बयानबाजी क्यों, या आतंक को लेकर आतंक पर नरमी जो है, उसका नर्म जो लहजा है, ये आखिर इस पर पर्दा कब डाला जाएगा, या इसके खिलाफ या आतंक के खिलाफ मजबूत आवाज आखिर कब उठेगी। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अजय भारती हैं, एक्स MLC हैं और जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौसीफ शाह सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर PDP से, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ एक और खास मेहमान नम्रता शर्मा जी, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ बनी हुई हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ कुछ मेहमान और इस चर्चा में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले तौसीफ शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। तौसीफ जी, दिल्ली में जो धमाका हुआ उसको लेकर पूरे देश ने देखा कि किस तरह का धमाका था और कितने बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। फिर इस धमाके को लेकर आखिर बयानबाजी क्यों हो रही है? आतंक के खिलाफ नर्म रवैया आखिर क्यों जाहिर किया जाता है? जी अबू हुरैरा जी, मैं ये आपसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें बिल्कुल भी कोई नरम रवैया नहीं इख्तियार किया जा रहा है जी। अब मैं पिछले 2 दिन से जितने भी मेरे डिबेट्स हुए हैं उन सब में मैंने यही बोला है कि जैसे जैसे ये ब्लास्ट हुआ जी, तो उसी समय हमारी जो सदर मोहतरमा है महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उसी समय ये बोल दिया कि दिस इज अ एक्ट ऑफ हीनियस क्राइम। दूसरा कि जैसे भी हो, डील विद द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल लॉ विद दी टेररिस्ट। बट नरम रवैया अपनाने की बात कहां हुई? यहां हुई कि जहां इनकी फैमिलीज को मुलव्वस किया गया, जहां लोकल कश्मीरीज को मुलव्वस किया गया, जो दिल्ली में, जो गुड़गांव में, जो बाकी स्टेट्स में है, जिनको बाकायदा एक पुलिस ऑर्डर मैंने सुना है निकला है। यहां पर एक न्यूज कल थी, वो शायद आप ही कंफर्म कर सकते हैं, मैं उतना ज्यादा कंफर्म तो कर नहीं सकता बिकॉज मैं मीडिया के साथ नहीं जुड़ा हूं, जिसमें ये लिखा हुआ है, मैं ये न्यूज आपके लिए बस 10 सेकंड में ये न्यूज पढ़ूंगा
इसमें ये लिखा हुआ है, इन गुरुग्राम हरियाणा द लोकल पुलिस इशू डायरेक्टिव्स टू हाउसिंग सोसाइटीज paying guest accommodations, landlords, and the student hostel providers to submit list oblique register of the residents from J&K and foreign nationals. The directive is cited by the official as the part of the security verification drive, described as a routine but focused especially on the people of J&K and foreigners. Some Kashmiri students in Delhi and Gurugram report fear, intimidation, landlords asking them to vacate, or being asked many questions about their stay or the origin of stay. तो ये चीज है, यहां पर नरमी बरतने की जरूरत है कि अगर एक बंदे ने, किसी ने कोई गलती की, तो आप सारे कश्मीरियों को इसके अंदर क्यों लेकर आ रहे हैं? आप जिस सारे पर शक कश्मीरियों होगा को उससे दावा तो क्यों पूछताछ बोल की जाएगी, जो रहे हैं? संदेह नहीं, के घेरे में होगा। तौसीफ जी जी जो न्यूज ऑर्डर मैंने पढ़ा, जो न्यूज मैंने पढ़ी, मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये न्यूज को आप अपने आप से कंफर्म करें। जो न्यूज मैंने पढ़ी ये आपको गूगल पर भी मिलेगी, चैट जीटीपी पर भी मिलेगी और सब जगह मिलेगी। ये न्यूज जो मैंने पढ़ी इसमें लिखा हुआ ऑल कश्मीरीज। इट्स नॉट रिटन कि जिन कश्मीरियों पर हमको शक है या जिन कश्मीरियों पर आपको लगता है कि इनका चाल चलन ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं, या लैंडलॉर्ड को सस्पिशन कोई है इन कश्मीरियों पे, they are writing all Kashmiris and foreign nationals. These are the words used in this news. All Kashmiris and foreign nationals. जी ये मेरी न्यूज नहीं है, ये आप गूगल से निकाल सकते हैं, ये आप चैट जीपीटी से भी निकाल सकते हैं। तो ये वहां पर नरमी बरतने की जरूरत है। नरमी बरतने की जरूरत है कि जिस डॉक्टर ने, अजय भारती जी, जो बात इल्तिजा मुफ्ती ने कही है कि सारे कश्मीरियों को एक शख्स की सजा सारे कश्मीरियों को क्यों दी जाती है, और यही बात कुछ यहां पर तौसीफ शाह भी कह रहे हैं। अबू हुरैरा साहब, पहले तो आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, हम बहुत जो बड़ी असली समस्या है उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारी बातें हो रही है। फैक्ट ये है कि टेररिज्म कितना विनाशकारी है। टेररिज्म कहीं पर सफल हुआ है क्या? टेररिज्म ने कुछ अचीव कभी दुनिया में किसी भी टेररिस्ट मूवमेंट को देखे क्या अचीव किया है? इंस्टेड कि हम नौजवानों को, हम समाज को ये समझाए कि भाई ये रास्ता सुसाइडल है, इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है, हम अटेंशन को डाइवर्ट कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंट, मुझे बताइए, अगर डॉक्टर उमर हो, मुजम्मिल हो, आमिर रशीद हो, अगर आज से 10 अक्टूबर या नवंबर से पहले कभी उनसे कोई मिलता, उनके बारे में किसी को जानकारी होती, तो क्या कोई विश्वास करता कि ये टेररिस्ट है? आप कैसे समझेंगे कि कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है? सुरक्षा एजेंसियों का उनको भी बधाई देता हूं मैं। जो 10 नवंबर को हुआ वो एक छोटा सा एक्सीडेंटल, जो प्लान किया गया था वो तो बहुत लार्जर स्केल पर ऐसा हमें बताया गया है सुरक्षा एजेंसियां जो जैसे रिवील हो रहा है। तो अगर उसका छोटा सा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर सुरक्षा एजेंसियां इंक्वायर नहीं करेंगे, अगर वो जानकारी हासिल नहीं करेंगे, मैं कल ही न्यूज पर ही देख रहा था, जो स्टूडेंट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि मेरे साथ कहीं सस्पेक्शन नहीं हुआ, मेरे साथ इल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट है। यानी अजय भारती जी, इल्तिजा मुफ्ती का ट्वीट आपने भी देखा होगा। उन्होंने कहा कि एक कश्मीरी को लेकर सारे कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है, जिस खबर की अभी चर्चा यहां पर तौसीफ शाह भी कह रहे थे। और इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जो असल वजह है उस पर तो फोकस ही नहीं किया जा रहा है कि आतंकवाद आखिर जड़ क्यों है, या आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है। क्या है असल वजह? हम तो यही कह रहे हैं कि वो रेडिकलाइजेशन, जो गलत लीडिंग की जा रही है कि शायद हम बंदूक उठाने के साथ ही सारे मसले हल करेंगे, ये जो बताया जा रहा है उसको, ये जो मेन स्ट्रीम, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पार्टीज है, ये इस पर बात नहीं करते हैं। ये लोगों को नहीं बताते हैं कि भाई इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला है। अगर आपकी कोई ग्रीवांस है, अगर आपकी कोई शिकायत है, अगर आपका कोई भी इशू है जो आपको लगता है पेंडिंग है, उसको हल करने के और तरीके हैं। लेकिन आप 14 नवंबर के बाद देखेंगे, जब से रिजल्ट आया है तब पॉलिटिक्स और बढ़ी है, क्योंकि लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ जो एंगर लोगों ने एक्सप्रेस किया उससे अटेंशन डाइवर्ट, ये ट्रेडिशनल कश्मीर की पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आपके खिलाफ जब गुस्सा आए उसको दिल्ली की तरफ डाइवर्ट करो, उसको और किसी की तरफ डाइवर्ट करो और अपना स्टैंड बदल लो। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को ले लीजिए, वो कैसे अपना स्टैंड, कभी कहेंगे पाकिस्तान को बम्बार्डमेंट करो, उसको समाप्त करो, कभी कहेंगे उनसे बातचीत करो, कभी ये करो। ये जो दोगली राजनीति है, इससे लोग मिसलीड होते हैं।
यही पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वो इस प्रकार का रवैया अपना रही है जो मुझे लगा घातक है, समाज नम्रता के लिए जी, घातक है। जी जी, नौजवानों नम्रता शर्मा जी, देखिए आपने पीडीपी का भी बयान सुनाया पर तौसीफ जी ने अपनी बात रखी, और जिस तरह से अजय भारती जी कह रहे थे कि आखिर आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि जो नॉन बीजेपी, जिस तरह से अजय भारती का मानना है कि नॉन बीजेपी जो पार्टियां हैं खासतौर से, उनमें कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर, दहशतगर्दों को लेकर, टेररिज्म को लेकर नर्म रवैया आखिर क्यों देखा जाता है? जब इस तरह की चीजें होती हो या जो दहशतगर्द मारे जाते उनको लेकर अफसोस क्यों जताया जाता है? देखिए, दहशतगर्द के लिए कोई अफसोस नहीं करता। जो देशभक्त होगा वो कभी भी दहशतगर्द के मरने पे अफसोस जाहिर नहीं करेगा। अफसोस तो ये है कि दिल्ली राजधानी के अंदर इतना बड़ा अटैक हो जाता है। क्या ये एक सुरक्षा की चूक नहीं? क्या यही नरेंद्र मोदी जी नहीं थे जो कहा करते थे कि सुरक्षा आज किसके हाथों में? दिल्ली के हाथों में, और दिल्ली कमजोर है इसीलिए ऐसे घटनाएं हो रही हैं। तो आज कमजोरी दिल्ली के अंदर है, कमजोरी है होम मिनिस्ट्री के अंदर, जिसके पास ये पूरी जांच नहीं होती कि कहां से ये पहुंचता है अमोनियम नाइट्रेट, और फिर ये अमोनियम नाइट्रेट नौगाम पहुंच जाता है। और वहां हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, पुलिस के जो वहां पे लोग थे, वो शहीद हो जाते हैं। 9 और 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट वहां पहुंचता है, और उसको वो कैसे वहां बिना ट्रिगर के वो फट नहीं सकता। कैसे वो ट्रिगर हुआ, कैसे वो फटा, ये अपने आप में जांच का इशू है। तो लिहाजा मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज जो दिल्ली की सरकार है, कमजोरी उसके अंदर है। वो क्यों नहीं पता लगा पाती कि ये सामान आ कहां से रहा है? ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं आ गया ना इतना सारा सामान, और कहां से कैसे हो गया? तो ये बेसिकली जो अभी मेरे को पैनलिस्ट बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे थे कि ये दूसरी जगह बात डालना चाहते हैं। बेसिकली बीजेपी अपना ध्यान भटकाना चाहती है। वो चाहती है कि उनसे कोई प्रश्न ना पूछे कि दिल्ली के अंदर आज इतनी कमजोरी क्यों है। एक बार जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और अजय भारती जी आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल। अमेरिका ने आपको डायरेक्शन दे दी कि आप यहाँ पे मैं तौसीफ जी आ रहा हूँ, तौसीफ जी मैं आ रहा हूँ, तौसीफ जी मैं आ रहा हूँ। जी जी, कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जवाब बिहार में भी दे दिया, कांग्रेस पार्टी को जवाब महाराष्ट्र में दे दिया, कांग्रेस पार्टी को लोग जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी नहीं है कांग्रेस को जवाब देने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये बताए कोटा क्यों हटाया इन्होंने, कांग्रेस ये बताए क्यों दिल्ली में जब इनकी सरकार थी तब कहां कहां ब्लास्ट हो रहे थे, मुंबई में जब ब्लास्ट हो रहे थे, इनको ड्रेस क्यों चेंज कर रहे थे? नम्रता जी देखिए, नम्रता शर्मा जी देखिए, जो बात यहां पर अजय भारती कह रहे हैं, यही बात केंद्र सरकार भी कह रही कि केंद्र सरकार 2014 के बाद से कोई इस तरह के ब्लास्ट नहीं हुए। कश्मीर में हालात भले ही खराब रहे हों, 370 के बाद उस पर भी काबू पाया गया, लेकिन देश में कहीं इस तरह के धमाके नहीं हुए। जम्मू की धरती को, जम्मू कश्मीर की धरती को लहूलुहान कर दिया इन्होंने। पहलगाम ले लीजिए, चाहे हमारा रजौरी पुंछ ले लीजिए, रेहासी ले लीजिए, सवालों का जवाब देना लोगों ने दे दिया, इनको बिहार में दे दिया, इनको हरियाणा में दे दिया, महाराष्ट्र में दे दिया, दिल्ली में दे दिया। ठीक है नम्रता जी, अब जवाब सुन लीजिए। देखिए नम्रता जी, देखिए अजय भारती जी कुछ कह रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे तो बात समझ में आएगी। जी जी जी, अजय भारती जी को मैंने सुना, जब मैं बोली बीच में बोले, आज भी हम उन आतंकवादियों को नहीं पकड़ पाए जो पहलगाम में जिन्होंने हमला किया और हमारी बेटियों को बेवा किया। तो आज अजय भारती जी मुझे बताया ना, वो कहां चले गए? उनको जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। दिल्ली में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि इनकी नीतियां इतनी सॉफ्ट है। इन्होंने जो नेशनल वो बनाया था एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कौन लोग थे, कौन से अपोलोजिस्ट थे, किस प्रकार से दिल्ली के एक एक सीरियल ब्लास्ट होते थे, और ये जो दिल्ली का ब्लास्ट आपने हमने बड़े बिहार में आके जीत गए। आपने जिस तरह से जो पॉलिसी बनाई है उसको ये और इनको ये नहीं मालूम है कि ये जो नाइट्रेट की बात, अमोनियम नाइट्रेट की बात कर रहे थे, वो सीक्रेट, ये जो इंक्वायरी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया था। चलिए ठीक है, अजय भारती जी, मैं आ रहा हूँ। अजय भारती जी मैं आ रहा हूँ दोबारा से, अजय भारती जी मैं आ रहा हूँ। मैं नम्रता जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। तौसीफ साहब कुछ कहना चाह रहे, कुछ जोड़ना चाह रहे? जी मैं भारती जी को भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाह रहा हूँ, और ज्यादा भारती जी को मैं करेक्ट करना चाहता हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसे भारती जी ने अभी बोला कि ये अटेंशन को डाइवर्ट करने की बात है, देखिए ये बात मत करें आप, ये बेहतर नहीं रहेगा।
बिकॉज अगर आप ये बात कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि शायद ये ब्लास्ट बिहार में जो धांधलियां हुई, बिहार धांधलियों के लिए डाइवर्जन था। कि देखिए पिछले 6 दिन से बिहार का कहीं नाम ही नहीं है। बिहार में मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा, 10 सेकेंड, ये रेलेवेंट टॉपिक नहीं है सर। जैसे मैंने आपका पेशेंटली सुना, आप 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप उसके बाद बात करें। अजय भारती जी बात सुन लीजिए प्लीज, जी 2 मिनट बात सुन लीजिए सर। जैसे मैंने पेशेंट से आपकी बात सुनी, मैं बस 10 सेकंड लूंगा। ये यहाँ पर ये टॉपिक रेलेवेंट नहीं है, मगर ये बोलना बहुत जरूरी है कि वहां के इलेक्शन कमिश्नर ने ये बोला कि अप्रोक्सीमेटली 2,54,00,000 लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जबकि रजिस्टर्ड वोटर वहां पर 2,50,00,000 ही हैं। ये 4 लाख कहां से आ गए बीच में? मे भी ये भी हो सकता है कि डाइवर्जन, अगर आप इसे डाइवर्जन का नाम देंगे तो हम भी ये इल्जाम आप पर लगा सकते हैं, तो इल्जाम तराशी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। 10,000 दूसरा, महिलाओं के खातों में डाल दिए गए और दूसरा मैं आपको बिहार पे मत जाइए, जी जी, दूसरा टॉपिक पर आ जाइए, जी जी, बिल्कुल। दूसरा मैं आपको ये करेक्ट करना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि 2014 के बाद इतना बड़ा कोई कांड नहीं हुआ। क्या जो पुलवामा का कांड था, क्या वो सबसे बड़ा कांड नहीं था जिसमें इतने हमारे? अजय भारती ये जवाब दीजिए। मैं नम्रता जी आ रहा हूँ, नम्रता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अजय भारती जी अब जवाब दे दीजिए जल्दी से। जी मैं तौसीफ भाई को कहूंगा कि थोड़ा सा जो लॉजिक का उसका कोई तो रीजनेबल भी रहना चाहिए ना। 10 तारीख को घटना होती है और चुनाव का परिणाम 14 तारीख को आता है, कैसे रिलेट करते हैं? तो ये मैं इसी के चुनाव का परिणाम क्या है सर? लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, चुनाव का परिणाम क्या है? जो 2014 के बाद क्या हुआ है वो इस तरह से कहेंगे। अगर हम नक्सलवाद को देखेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के टेररिज्म को देखेंगे, सिकुड़ गया है, लगभग 80% डाउन हो गया है। और सबसे बड़ी पहचान जो किसी एक फर्म, एक मजबूत सरकार की होती है कि घटना के बाद किस प्रकार से उसको हैंडल किया जाता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली का ये जो 10 तारीख का ये था, ये सिक्योरिटी जो एजेंसीज की एक तरीके से कामयाबी है। उन्होंने बहुत बड़ा हादसा, हमस स्टाइल का जो अटैक हो रहा था, उसको रोककर ये एक एस्केप हो गया। ये बदकिस्मती है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये एक तरीके से सुरक्षा बल कितना मजबूती से काम कर रहे हैं, किस तरह प्रिवेंटिव काम कर रहे हैं, ये उसके एग्जाम्पल भी है। इसलिए जब हम, चलिए ठीक है, मैं अजय भारती जी आ रहा हूं, नम्रता जी आपके पास भी आऊंगा और तौसीफ जी आपके पास। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान फारूक रंजू शाह जी, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कश्मीर पर बहुत कुछ लिखा है फारूक रंजू शाह जी ने। बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है फारूक रंजू शाह जी आपका न्यूज़ 18 JKLH में। आज जो चर्चा है फारूक रंजू शाह, दरअसल सर क्योंकि दिल्ली में धमाका 10 तारीख को हुआ, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में इस पर तकरार लगातार हो रही है, खासतौर से बीजेपी नॉन बीजेपी एक दूसरे पर इस तरह के धमाकों के बाद इल्जाम और जवाबी इल्जामात का दौर चल रहा है। ये जो बयानबाजी होती है, जो आतंकी हमले होते हैं और उसके बाद जो बयानों का एक सिलसिला शुरू होता है, इसे किस तरह से देखा जाए रंजू शाह जी? देखिए, मैं आपको ये बात वेरी वाजिया तौर पे बताऊं, जो भी यहां एक पॉलिटिकल सेटअप होना चाहिए था, जो कश्मीर को समझता, जो ये देखता कि कश्मीर की तबाही कहां से शुरू हुई, वो रेडिकलिज्म जो नारा दिया गया 1989 में यहां के ईदगाह में एक बड़ा इज्तिमा हुआ जिसमें 4 कैबिनेट मिनिस्टर प्रेजेंट थे, कैबिनेट के उस वक्त के, और उन्होंने जो यहां की आइडियोलॉजी थी, बुलबुल शाह की आइडियोलॉजी थी, शाह हमदान की आइडियोलॉजी थी, शेख आइडियोलॉजी थी, उसको एब्रप्टली यू टर्न लेके ये देवबंद लेके आ गए, ये वहाबियत लेके आ गए, और वो जड़ें जो पकड़ी, जनाब म्यूजिक बैन, वो रेडिकलिज्म जो है वो मिनिस्क्यूल है, वो मेजॉरिटी कश्मीर की नहीं है। कश्मीरियों को बदनाम करने की जरूरत ही नहीं है। कश्मीरी पेट्रियट है, कश्मीर फोबिया, कश्मीर हेट बताने की जरूरत ही नहीं है। कश्मीरी आर अगेंस्ट द गन कल्चर, लेकिन जो रेडिकलिज्म है इट हैज बिकम अ वोट बैंक। ये अपने वोट बैंक को डिफेंड कर रहे हैं जनाब, ये अपने उन रेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बचा रहे हैं जो 90 तक नहीं थे यहां। वो दारुल उलूम 90 तक नहीं थे यहां तो आसान थे। वो उन दारुल उलूम को आप देखो, जो पोस्टर निकला कहां से निकला, जरा उसकी हिस्ट्री देखे, उस मौलाना की हिस्ट्री देखे।
आप ये सर, जो बड़ा जैश सवाल ये मोहम्मद है, जैश मोहम्मद क्या है? नहीं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आपने कहा कि वोट बैंक के लिए इस तरह की सियासत की गई और इस तरह के हालात बने, शिद्दत पसंदी बढ़ी, लेकिन यहां पर तो सभी ने सियासत की, सबकी सरकारें रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी भी सरकार में रही है, बीजेपी भी रही है जी। अब इनको अगर ये सरकार में रहे या आज है, इनको आप जरा पढ़े पिछले से वर्षन, एवरीबॉडी सेनर एलिमेंट यहां चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जनाब रेडिकलिज्म को एनकरेज किया, रेडिकल इंस्टीट्यूशंस को, रेडिकल थॉट्स को, उनको एनकरेज किया जा रहा है। जरा आप जैश मोहम्मद का देखो कहां से है, जो तालिबान है वो भी देवबंदी, जैश मोहम्मद भी देवबंदी। आप मुझे बताओ, क्या 90 से पहले यहां थे वो? क्या यहां वहाबियत था कोई यहां कश्मीर में? नहीं था। तो इनको किसने एनकरेज किया? ये सिर्फ आप ये जो रिसेंटली बड़गाम के ये हुए, जरा मुझे देखो, जो जिन्होंने जीता, जरा कौन से उनके वोट बैंक देखो, वो वोट बैंक कहां से, वो मेजॉरिटी ऑफ देम ऑफ द रेडिकल वोट बैंक्स। ये क्या बात है? ये रेडिकल वोट बैंक और कश्मीरी को तबाही पर बात, ठीक है, कश्मीर की इमेज तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या नम्रता जी इससे सहमत है जो बात डॉक्टर यहां पर फारूक रेंजू शाह जी कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीर तो कश्मीरियत पूरी दुनिया में जानी जाती थी, कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता था, लेकिन चंद सियासी पार्टियां और अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए उन्होंने इस तरह के हालात कश्मीर के कर दिए? देखिए, रेडिकलाइजेशन तो कहीं भी खराब है, लेकिन आज की डेट में करता कौन है? अब 2014 का चुनाव याद करिए, कहा गया कि अगर आपने यहाँ कहा गया कि अगर भगवा लाना है तो बीजेपी को जिताइए, और हरे को अगर रोकना है, हरे रंग को रोकना है, तो आपको बीजेपी को ही जिताना होगा। और वहां कहा गया कि अगर भगवे को रोकना है तो आपको सिर्फ हरे को जिताना होगा। तो पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी। तो उसके बाद दो बिल्कुल पैरेलल लाइंस ने आके एक फैसला कर लिया और ये लोग सरकार बनाते हैं। अभी भी जब बड़गाम का चुनाव जीता गया तो इनके सुनील शर्मा जी ने मुबारकबाद दी कि आज एनसी हारी और बड़गाम में पीडीपी जीती। तो पीडीपी को बीजेपी का इस वक्त समर्थन थोड़ी था। लेकिन मैं जस्ट आपको ये सब चीजें इसलिए कहना चाहती हूँ कि इनका सिर्फ जो इनकी आइडियोलॉजी कुछ नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी है सत्ता हासिल करना। इनकी आइडियोलॉजी है कि किसी तरह से भी किसी के साथ भी जुड़ जाना सत्ता के लिए, और जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसका सत्यानाश करते हैं। अजय भारती जी जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो रेडिकलाइजेशन, देखिए नम्रता जी कह रही कि फायदे की सियासत बीजेपी करती है, जहां फायदा होता है वहां अपने हिसाब से पीडीपी का भी दामन थाम लिया, और जब जरूरत थी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी बीजेपी गई थी। इससे बड़ा हल्का मजाक कुछ हो ही नहीं सकता जो नम्रता जी ने कहा। देखिए 1983 में जब इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिराई, उसके बाद इस सरकार ने एक व्हाइट पेपर निकाला था लगभग 150 पेज का, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। उस व्हाइट पेपर का आज भी मौजूद है। और बाद में क्या किया? नहीं, लेकिन अजय भारती जी, आज आप पीडीपी पर सवाल उठाते हैं, उसी पीडीपी के साथ सरकार में रहे, तो क्या उस वक्त आतंकवाद के सपोर्ट में पीडीपी नहीं रहती थी? उस वक्त कोई आतंकी मारा जाता था तो पीडीपी को दुख नहीं होता था? ये कोशिश की थी कि वो मेनस्ट्रीमाइज उनका हो जाएगा, जब नहीं हुआ, एक सेकंड नहीं लगा हमको विड्रॉ करने में। हमने पावर को तिलांजलि दी, हमने इस कुर्सी को छोड़ दिया, कांग्रेस की तरह उसके साथ चिपके नहीं रहे। इसीलिए फर्क है उसमें। जो कांग्रेस ने क्या, उन्होंने व्हाइट पेपर निकाला, उन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एंटी नेशनल बता दिया, वो व्हाइट पेपर कहां है? और फिर उन्होंने 87 तौसीफ जी सही बताएंगे। जी नहीं, तौसीफ जी सही बताएंगे। मैं इसमें भारती जी का जवाब देना चाहूंगा कि जब सरकार छूटी थी तो सरकार ये वजह से सिर्फ छूटी थी कि जो यहाँ पर जो कठुआ रेप केस हुआ था, वो रेप केस की वजह से बीजेपी ने एक एजेंडा लिया था जिसमें बीजेपी के 2 मिनिस्टर्स वो रेप केस को सपोर्ट कर रहे थे, रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, और महबूबा जी रेपिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रही थी। क्योंकि वो मसला हिंदू मुस्लिम का बन गया था, तो वो वजह से ये बीजेपी को लगा कि ये पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हार जाएंगे अगर ये हमारे साथ रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मेन स्ट्रीमिंग ये क्या हमको सिखाएंगे, हमने हिंदुस्तान के साथ इलाह किया, बीजेपी हमको मेन स्ट्रीमिंग क्या सिखाएगी? ये बीजेपी उस तंजीम से आती है कि जहां के नथुराम गोडसे ने माफी मांग के जो ब्रिटिशर्स को बोला कि भाई आप तो हमारे माई बाप हैं,
तो ये मेन स्ट्रीमिंग हमको क्या सिखाएंगे? हम इनको मेन स्ट्रीमिंग सिखाने वाले थे। तो पर नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है, जो बात यहां पर फारूक रंजू शाह जी ने कही कि सियासी फायदे के लिए जम्मू कश्मीर का बहुत नुकसान हो चुका है। अब कम से कम जब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो रहे हैं तो कम से कम अब आतंकवाद जैसी जो बिदत है इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद पर अब तो कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आतंकवाद के खिलाफ, नम्रता जी, आतंकवाद के खिलाफ अब सबको एक साथ आना चाहिए। आतंकवाद अब बहुत हो गया, कश्मीर बहुत पीछे चला गया, और ये नासूर जब अब जड़ से उखाड़ फेंका जा रहा है तो इस पर सबको एक साथ आना होगा। अमेरिका के आगे हम तो साथ खड़े हो गए ना ऑपरेशन सिंदूर में इनके साथ। हमने ताज होटल की तरह आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थोड़ी ना की, हम साथ खड़े हो गए। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है, और हमने उसे सैनिटाइज कर दिया था 2014 में। आतंकवाद तो दोबारा इसी बात की जरूरत है कि तकरार ना हो, आतंकवाद पर तकरार ना हो, बल्कि आतंकवाद पर एक साथ मजबूती के साथ जब हम सभी खड़े होंगे, सभी सियासी पार्टियां खड़ी होंगी, तभी आतंकवाद को एक तरह से हराया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। बस आतंकवाद पर मजबूती की जरूरत है, एक साथ आने की जरूरत है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आज JKLH प्राइम टाइम में फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी अहम मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।